नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। 9 फरवरी की रात को जेएनयू के प्रांगण में पोएट्री फंक्शन को लेकर जिस तरह से वो मसला शुरू हुआ, जो देशद्रोही नारे लगाए गए, उस मसले में कल रात को उमर खालिद और उसके साथी की गिरफ्तारी के साथ कानूनी प्रक्रिया जिस तरह से आगे बढ़ी, वहीं दूसरी तरफ बजट सत्र के दूसरे दिन आज संसद में राज्यसभा जहां 4 बार स्थगित हुई और उस पर अब चर्चा कल होगी, रोहित वेमुला मामले पर भी और जेएनयू मसले पर भी। वहीं लोकसभा में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने जमकर चर्चा की। चर्चा में जहां एक तरफ विपक्ष ने तमाम आरोप लगाए, वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने तमाम सबूतों के साथ और लिखित पत्रों के साथ उन हमलों का जवाब दिया है। इन जवाबों में एक चीज जो सामने आई कि जिस तरह से विश्वविद्यालयों में कैंपस में जो सियासत हो रही है वो आने वाले वक्त में बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। इसी के साथ साथ जिस तरह से विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था, क्या जवाबों के बाद वो बैकफुट पे नजर आता है। इस पूरे मसले पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 2 वरिष्ठ पत्रकार मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। ओपिनियन पोस्ट के संपादक हैं प्रदीप सिंह जी, आपका स्वागत है प्रदीप जी। और देशबंधु के पॉलिटिकल एडिटर शेष नारायण सिंह जी भी हमारे साथ हैं। नमस्कार। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक बार नजर डालते हैं कानूनी प्रक्रिया और संसद दोनों में आज दिन भर क्या क्या चीजें। जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी और संसद हमले के आतंकी अफजल गुरु के समर्थन में कार्यक्रम करने के मामले में एक और जहां कन्हैया कुमार की जमानत पर सुनवाई 29 फरवरी तक के लिए टल गई, वहीं इस मामले के मास्टरमाइंड कहे जा रहे उमर खालिद को अदालत ने पुलिस हिरासत में भेज दिया। जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने पुलिस को दोबारा रिमांड पर मांगने की इजाजत दी है। उधर संसद में भी बजट सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में जब विधायी कामकाज शुरू हुआ तो जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी और उसके बाद हुई गिरफ्तारियों के साथ ही हैदराबाद में छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी का मसला उठा। कांग्रेस की ओर से ये मसला उठाया गया और फिर सरकार और सत्ता पक्ष के बीच चर्चा पर सहमति बनी। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की और कहा कि केवल नारों को लेकर किसी पर भी देशद्रोह लगाने की अनुमति हमें हमारा कानून नहीं देता है। बीजेपी की ओर से भी इसका करारा जवाब देते हुए अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी से पूछा कि वो शहीदों के साथ है या फिर देश बांटने वालों के साथ। फैसला है उच्च न्यायालय का अध्यक्ष महोदय 5 जज का कि राष्ट्रद्रोह मतलब सेडिशन ओनली इफ देयर इज कोट अनकोट इंसाइटमेंट टू वायलेंस और पब्लिक डिसऑर्डर साबित हो सके, नहीं तो सेडिशन नहीं हो सकता। और इसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के 3 जजमेंट है, इंदिरा दास वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम, अनूप भैन वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम एंड बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। केवल शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना जिसकी हम निंदा करेंगे, आप करेंगे, हम करेंगे, ये पूरा सदन करेगा, इसमें कोई दो राय, लेकिन राष्ट्रद्रोह और सेडिशन में ये मामला नहीं आ सकता। यही कांग्रेस के नेता मैडम कैप्टन पवन कुमार के घर तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन देश को तोड़ने वालों के पास जेएनयू में यही चले गए थे। आप संसद पर हमला करने वालों के साथ हैं या संसद को बचाने वालों के साथ हैं, आपको ये तय करना होगा। इसके बाद तमाम वक्ताओं ने अपनी बात रखी और जेएनयू में हुई देश विरोधी नारेबाजी को गलत बताया। हालांकि कुछ सदस्यों ने आगाह किया कि बेकसूर छात्रों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। I stand today in support of the right to freedom of expression by young students who may be inspired by Marx as well as Ambedkar. 9 फरवरी की रात में जेएनयू में जो घटना घटी है, जो नारे लगे हैं, लेकिन उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जब जहाँ जरूरी है कि देश विरोधी नारा है तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। लगाने वाले देश विरोधी नारे लगाने वालों को माफ नहीं किया जा सकता। जब हम उसमें राजनीतिकरण करते हैं, जब हम ऐसे मुद्दों को फोटो अपॉर्चुनिटी बनाते हैं, जैसा हमारे कलीग साथी ने अभी कहा कि पॉलिटिकल डेस्टिनेशन हम बना देते हैं, टूरिज्म के तौर पर लोग जाते हैं, फोटोज खिंचवाते हैं, ये गलत है मैडम स्पीकर। सरकार की ओर से इस मामले में वेंकैया नायडू ने विरोधियों पर जोरदार हमला बोला और कहा कि कुछ लोग छात्रों को बरगला रहे हैं। किसी भी निर्दोष छात्र को पुलिस को परेशान करने की इजाजत किसी भी सूरत में नहीं दी जाएगी, किसी का हैरेसमेंट नहीं होने देंगे, इतना मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। What is happening in Jawaharlal Nehru by handful of people who are in the periphery, who are not in the mainstream, who are being misled. Some are misleading and some are trying to mislead. So try to understand the factual situation, and that is all. Try to stand with the necessary forces and then see to it that these forces which are trying to weaken India, they are
they are nipped in the bud at the very instant. This is the need of the hour. This is the call of the nation. करीब 3 घंटे चली चर्चा के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सदन में जवाब दिया और दोनों मसलों पर सरकार का रुख साफ कर दिया कि इन दोनों मामलों में हो रही सियासत ठीक नहीं है। कि एक बच्चे के दुर्भाग्यपूर्ण बोलते हैं लोग, एक बच्चे की मृत्यु पर किस प्रकार से राजनीति हुई, ये उसका प्रमाण है। The people who passed a judgment to have this child disbarred are not people appointed by the BJP-led NDA, but by the Congress party. You seek to use this child for your own political ends. That is the tragedy. सरकार ने बहस के साथ ही ये भी साफ कर दिया कि इन दोनों मामलों में हो रही सियासत ठीक नहीं है। पूरे मामले पे आज हम चर्चा में बात करेंगे अपने मेहमानों से। प्रदीप सिंह जी, आपसे शुरू करना चाहूंगी। जिस तरह से रोहित वेमुला का चाहे मसला हो या फिर जेएनयू मामला, दोनों पर आज मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने जिस तरह से पेपर लिखित जो सबूत थे एक तरह से कह सकते हैं, उनके साथ सारी बातों को सामने रखा, चाहे वो पोएट्री रीडिंग की एक परमिशन की बात हो या फिर रोहित वेमुला के तमाम जो सबूत उन्होंने रखे। आपको लगता है कि आज विपक्ष जो लगातार आरोप लगा रहा था वो बैकफुट पर नजर आता है? बिल्कुल, देखिए, जब से ये मुद्दा शुरू हुआ है जेएनयू का भी और रोहित वेमुला की आत्महत्या का, लगातार सरकार आरोपों के घेरे में थी। खासतौर से मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी पर लगातार हमले हो रहे थे कि उन्होंने इंटरवीन क्यों किया, किस हैसियत से चिट्ठी लिखी, क्यों चिट्ठी लिखी, ऐसी सिफारिश क्यों की, बात वहाँ क्यों की। सारे मसलों, सारे मुद्दों का आज उन्होंने सिलसिलेवार तथ्यों के साथ जवाब दिया। कई नई बातें कही उन्होंने, कई जेएनयू के मामले में जो विश्वविद्यालय प्रशासन की जांच है उसके बारे में तथ्य उसका हवाला दिया। उन्होंने कहा कि वहां की खुद की सुरक्षा विभाग का लिखित ब्यौरा उन्होंने दिया कि वो जो पूरा आयोजन था उसमें किस तरह के नारे लगाए गए। तो एक बात तो आज की बहस से साबित हुई कि वहां देश विरोधी नारे लगे थे, उनकी पहले से तैयारी थी। ऐसा नहीं है कि अचानक कुछ लोग बाहर से आए और नारे लगाने लगे। किसने लगाया, किसने नहीं लगाया, यह अदालत तय कर रही है, अदालत में मामला है। लेकिन देखिए, एक चीज और है, उसके साथ जो हुआ, खास तौर से पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में, उसके लिए निश्चित रूप से सरकार जवाबदेह है। जिन वकीलों ने, वो वकील भी हैं कि पता नहीं, अगर वकील हैं तो भी, जिस तरह से हमला किया, रोहित पर हमला हुआ, दूसरे छात्रों पर, मीडिया के लोगों पर, उस पर सरकार को जिस तत्परता से कार्रवाई करना चाहिए था वो शायद दिखाई नहीं देती। लेकिन आज गृहमंत्री ने जिस तरह का आश्वासन दिया है कि किसी निर्दोष छात्र को परेशान नहीं होने देंगे, परेशान नहीं करने देंगे, और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ। मुझे लगता है कि एक स्वर से इसकी भी भर्त्सना हुई कि जो पटियाला कोर्ट के बाहर हुआ, जो वकीलों ने जो हमला करा, उन सब तमाम चीजों की भी भर्त्सना की गई है। निश्चित रूप से देखिए, उसकी भी भर्त्सना की गई, सरकार की ओर से भी। अभी तक लग रहा था सरकार उनके प्रति शायद थोड़ा सॉफ्ट है, नरम है, कार्रवाई नहीं करना चाहती है या कार्रवाई करने से बच रही है। इसमें अदालत की भी भूमिका हो सकती है। जिस तरह का रुख अदालत ने अपनाया, सरकार इस तरह की कार्रवाई के लिए मजबूर हुई। लेकिन सदन में आश्वासन सरकार ने, गृहमंत्री ने जो दिया है, उस पर इस समय भरोसा करना चाहिए। शेष नारायण जी, जो सवाल 9 फरवरी के बाद से जो उठा था, जिस तरह के नारे लगाए गए थे, देश विरोधी नारे थे, उन पर एकजुट होने की बात हो रही थी राजनीतिक पार्टियों की। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले को डिविएट करा गया, एक के बाद एक डाइवर्ट और डिविएट करा गया, आज आपको लगता है कि एक बार फिर ये पूरा मामला देश विरोधी नारे और जो चंद लोग, जो वेंकैया नायडू साहब ने भी कहा कि जो चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग, उनके खिलाफ सभी राजनीतिक पार्टियों को खड़े होने की एक स्वर में जरूरत है? नहीं, सभी राजनीतिक पार्टियों को खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। एक काबिल पुलिस वाला जो मोर लॉयल देन किंग के चक्कर में न होता, जैसे अब वो गए, जो पहला लड़का सामने दिखा उसको पकड़ के लाए कि देश विरोधी नारे लगा रहा था, वो कह रहा है कि हम नारे नहीं लगा रहे थे। तो पुलिस वाले को ये असर्टेन करना चाहिए था कि नारे लगे, इसको सब मान रहे हैं, सब नारे लगा रहे हैं। और जो आज़ादी का एक बात मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ, जो कश्मीर की आज़ादी है, वो तो कश्मीरी अवाम अपनी आज़ादी 26 अक्टूबर 1947 को सेलिब्रेट कर चुका है। जब भारत के साथ कश्मीर का विलय हुआ 26 अक्टूबर 1947 को, तो कश्मीरी अवाम ने आज़ादी के जश्न मनाया था। क्योंकि वो आपत्ति अफजल गुरु को लेकर जिस तरह के नारे थे कि उसका मकसद जो था उसको हम लेकर आगे बढ़ाएंगे, देश की, भारत की बर्बादी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये वो नारे थे जिनको लेकर वही मैं आपसे नहीं, जो आज़ादी की जो बात ये करते हैं ये अज्ञानी हैं।
इनको पता ही नहीं कि एक पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान से भारत को आजाद कराने की साजिश कर रहा है, ये लोग उसके हिस्सा हैं, तो इनके खिलाफ तो देशद्रोह बनता ही है। लेकिन ये तय होना जरूरी है कि ऋतु वर्मा के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा न लगे, प्रदीप सिंह के खिलाफ न लगे। तो ये तो अपनी एक कानूनी प्रक्रिया, उस कानूनी नहीं, ये पुलिस प्रक्रिया के ना, तहत पहले पुलिस प्रक्रिया है, पुलिस वाला जो है कानूनी प्रक्रिया है, हाँ, जिसके तहत काम हो रहा है। हाँ। प्रदीप सिंह जी, क्या आपको लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आजादी की जो बात की जाती है, उसका भी दायरा तय करने की जरूरत है? आज पूरी बहस से ये सामने आया। निश्चित रूप से देखिए, दुनिया में कहीं भी ये आजादी नहीं है कि आप कुछ भी बोलें, अपने देश को तोड़ने की बात करें और इसको सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच मानकर आपको छोड़ दिया जाए। जो दुनिया भर के तमाम लोगों के बयान आ रहे हैं जेएनयू के मुद्दे को लेकर, उनमें से किसी से पूछा जाए कि क्या आप वॉशिंगटन में ओसामा बिन लादेन की बरसी मनाएंगे और उसके बाद क्या होगा, इसका अंदाजा है आपको? अमेरिका भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी हमारे यहाँ से शायद ज़्यादा ही है वहाँ। तो ये दूसरे देश के बारे में बात करना बहुत आसान है कि जो लोग देश तोड़ने की बात कर रहे हैं उनको कहिए कि ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला है, उनको आज़ादी में कोई भी आज़ादी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, नहीं होनी चाहिए। उसकी एक सीमा होनी चाहिए कि आप कितनी दूर तक जा सकते हैं, कहाँ तक आपको संदेह का लाभ दिया जा सकता है। उसके बाद कोई तो एक लक्ष्मण रेखा खींचनी ही होगी कि भाई इसके बाद नहीं, वरना तो फिर आप अदालत खत्म कर दीजिए, पुलिस खत्म कर दीजिए, जिसको जो मन में आना हो करना हो करे। यही मसला जो नहीं, वो एब्सोल्यूट नहीं। 19A की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन उसी में लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दिस, प्रोवाइडेड दिस, प्रोवाइडेड दिस, प्रोवाइडेड दिस। वो आप उसमें नहीं, आप उसमें जो लोग कश्मीर की आजादी की बात करते हैं वो कोई भी हो, वो भारत के हित में बात नहीं करते, वो कश्मीर के हित में बात करते हैं, क्योंकि कश्मीर हमारी फौज को, हमारी सरकार को ऑक्यूपेशन फोर्स मानता है। तो जो पाकिस्तान से आप दोस्ती करते हैं, पाकिस्तान के नारे अगर आप लगाते हैं, पाकिस्तान के बिहाफ पे नारे लगाते हैं, तो आपके ऊपर केस बनेगा। राजनाथ सिंह ने जो अभी बात, और केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने भी बहुत साफ कहा कि नरसिम्हा राव के जमाने में जो एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, जिसमें कहा गया था, जिसपे भी एक बार फिर से विरोध शुरू किया था कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसको लेकर हम किसी तरह का कोई भी देशद्रोही या इस तरह के नारों को हम स्वीकार नहीं कर सकते। नहीं, केवल इतना ही नहीं है, उसमें यह भी कहा गया था रेजोल्यूशन में कि जो POK है वो भी उसको भी हम, हाँ, हमारा है भाई। वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, मुजफ्फराबाद भारत का शहर है और ये हम मानते हैं। और ये तो स्टेटेड पोजीशन है। ये जब से इन्होंने कबायलियों के पोशाक में तत्कालीन पाकिस्तानी फौज ने आके जब श्रीनगर हवाई अड्डे पे कब्जा करने की कोशिश की थी और सरदार पटेल ने ब्रिगेडियर सुलेमान के नेतृत्व में फौज भेज के उनको लाठियों से पिटवाया था, भागे थे वो, उन लोगों ने रेप किया था, उन लोगों ने लूट मचाई थी, तो उनको अगर आप मुजाहिद मानते हैं तो हम आपसे ना इत्तेफाक करते हैं। लेकिन ये जो जिस तरह से ठग पीट रहे हैं लड़कों को, लड़की को हड़का रहे हैं, शेष नारायण जी, ये पूरा मुद्दे का जिस तरह से राजनीतिकरण किया गया, पॉलिटिकल डेस्टिनेशन तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने बनाया, राहुल गांधी जिस तरह से वहां पे गए या फिर हैदराबाद भी गए, ये जो मसले थे जो बजट सत्र से पहले जिन पे राजनीति की जा रही थी और सड़क पे ये सारी राजनीति दिखाई दे रही थी, आज संसद में जब बात हुई और सरकार ने जो अपना पक्ष जिस तरह से रखा है, राज्यसभा में इस पर चर्चा होने से पहले ही एक बड़ी बहस को शुरुआत कर दी गई समिति में एक दलित मेंबर को हिस्सा बनाने के लिए। क्या प्रदीप सिंह जी आपको लगता है कि राज्यसभा में आज ये इंटेंशनल एक तरह से कदम था मायावती का? बिल्कुल, शुरू से ही बिल्कुल साफ दिख रहा था कि बहुजन समाज पार्टी और उनकी नेता मायावती तय करके आई थी कि इस मुद्दे पर सदन को नहीं चलने देना है। देखिए, उनका सवाल जायज है, वो सवाल पूछ सकती है, उसमें किसी को एतराज नहीं है। उसी मुद्दे पर बहस का समय तय हो चुका है, वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने तय किया, जिसमें BSP का भी प्रतिनिधि था। तो उनको पता था कि इस पर बहस हो रही है और बहस के बाद मंत्री जवाब देंगे। उस बहस के दौरान वो सवाल उठा सकती थी, लेकिन बहस शुरू न हो पाए इसके लिए कहा गया कि पहले जवाब दीजिए आप, तब हम अब अगर आप इस तरह की परिपाटी शुरू करेंगे तो किसी मुद्दे पर बहस से पहले 10 सांसद खड़े हो जाएं कि पहले हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर बहस कीजिएगा, तब हम जवाब का सुनेंगे। तो ये इस तरह से तो सदन नहीं चल सकता। और हर तरह से
उपसभापति, सभापति सबने समझाने की कोशिश की कि एक रीजनेबल बात कीजिए। आपने 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी, उसके बाद कुछ कामकाज होने दीजिए, लेकिन नहीं होने दिया गया। तो वो उसका मकसद तो शुद्ध राजनीतिक था। अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव 4 साल दूर होता तो शायद ये दृश्य न होता। नहीं, दूसरी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि जिन्ना जो थे वो बड़े नाराज हो जाते थे कि मुसलमानों का लीडर मैं ही रहूंगा, कांग्रेस को नहीं बनने दूंगा। तो मायावती की जो जिद है कि दलित दुनिया में कहीं होंगे, हम ही लीडर रहेंगे, तो वो आज वो साफ नजर आता है। वो पूरी कोशिश करके दिखाई राज्यसभा में। राज्यसभा में कल इस पर बहस होनी है। अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटते हैं और जानते हैं कि विश्वविद्यालय में जो छात्र संघ की जो राजनीति होती है, छात्र राजनीति जो होती है, वो उनके मसलों से जुड़ी हुई होती है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में जिस तरह से उसका राजनीतिकीकरण हो रहा है, उसके दूरगामी खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बहुत बहुत बधाई हो, आपने अपने बच्चों को पोलियो से बचा लिया। लेकिन जब तक दुनिया में पोलियो का एक भी केस है, पोलियो का खतरा बना हुआ है। इसीलिए अब सरकार देश में पोलियो इंजेक्शन की शुरुआत कर रही है, ताकि आपके बच्चे को मिले डबल सुरक्षा। अब अपने 1 साल से छोटे बच्चे को टीकाकरण सत्र में पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। क्यों राधा, इससे क्या होगा पता है ना? हाँ दीदी, पोलियो से डबल सुरक्षा हमेशा के लिए। याद रहे, पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। अधिक जानकारी के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र, ANM या आशा दीदी से संपर्क करें। मैं अमिताभ बच्चन आज आपके सामने वो कहने जा रहा हूं जो मैंने पहले कभी नहीं कहा। मैं एक रोगी, हेपेटाइटिस बी का रोगी। 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। ऑपरेशन करवाना पड़ा और मेरे शरीर में 60 बोतल खून चढ़ाया गया। खून का कोई एक सैंपल हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड था, जो मेरे लिवर तक पहुंच गया। कई सालों बाद आम जांच के दौरान जब इसका पता चला, तो मुझे यह भी पता चला कि मेरा 1/4 लिवर ही बचा हुआ है। लेकिन सही इलाज के बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और काम कर रहा हूं। हेपेटाइटिस बी से बचने का पहला उपाय है शिशु के जन्म पर पहला टीका लगवाएं और पहले साल में 3 और नियमित टीके लगवाएं। ये आपका पहला कदम होना चाहिए। मुफ्त टीकाकरण के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र जाएं और पूरी जानकारी लें। देखिए, ये जो हेपेटाइटिस बी है, इससे हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। दीदी ये देखो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। बहुत बहुत बधाई हो, आपने अपने बच्चों को पोलियो से बचा लिया। लेकिन जब तक दुनिया में पोलियो का एक भी केस है, पोलियो का खतरा बना हुआ है। इसीलिए अब सरकार देश में पोलियो इंजेक्शन की शुरुआत कर रही है, ताकि आपके बच्चे को मिले डबल सुरक्षा। अब अपने 1 साल से छोटे बच्चे को टीकाकरण सत्र में पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। क्यों राधा, इससे क्या होगा पता है ना? हाँ दीदी, पोलियो से डबल सुरक्षा हमेशा के लिए। याद रहे, पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। अधिक जानकारी के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र, ANM या आशा दीदी से संपर्क करें। मैं अमिताभ बच्चन आज आपके सामने वो कहने जा रहा हूं जो मैंने पहले कभी नहीं कहा।
मैं एक रोगी, हेपेटाइटिस बी का रोगी। 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। ऑपरेशन करवाना पड़ा और मेरे शरीर में 60 बोतल खून चढ़ाया गया। खून का कोई एक सैंपल हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड था, जो मेरे लिवर तक पहुंच गया। कई सालों बाद आम जांच के दौरान जब इसका पता चला तो मुझे यह भी पता चला कि मेरा 1/4 लिवर ही बचा हुआ है। लेकिन सही इलाज के बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और काम कर रहा हूं। हेपेटाइटिस बी से बचने का पहला उपाय है शिशु के जन्म पर पहला टीका लगवाएं और पहले साल में 3 और नियमित टीके लगवाएं। ये आपका पहला कदम होना चाहिए। मुफ्त टीकाकरण के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र जाएं और पूरी जानकारी लें। देखिए, ये जो हेपेटाइटिस बी है, इससे हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। किशोर अवस्था हम सब की जिंदगी का बहुत ही अहम पड़ाव होता है, जिसमें हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरते हैं। इस उम्र में खून की कमी यानी अनीमिया काफी आम है, जिसके कारण कमजोरी, चिड़चिड़ापन और थकान जैसी शिकायतें आती हैं। सप्ताह में एक बार IFA की नीली गोली लेना किशोर अवस्था में विकास के लिए सहायक होता है। ये नीली गोली शासकीय शालाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों और शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में निशुल्क मिलती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब किशोर और किशोरियां साप्ताहिक IFA की इस नीली गोली का सेवन जरूर करेंगे। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी, हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति जो होती है वो छात्रों के मसलों से जुड़ी हुई होती है, उनके रहन सहन, उनकी हॉस्टल की जरूरतें, उनके शैक्षिक जो सुविधाएं उनको दी जा रही है उसको लेकर। लेकिन पिछले कुछ दशकों में देखा गया है कि किस तरह से छात्र राजनीति को या उस कैंपस को सियासी अखाड़े में तब्दील राजनीतिक पार्टियां करती हैं, और यही मसला कुछ देखा गया JNU वाले पूरे मसले पर भी। प्रदीप सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगी, इस सरकार को एंटी माइनॉरिटी, एंटी ट्राइबल, फ्रीडम ऑफ स्पीच की स्वतंत्रता नहीं है, ये सारे जो आरोप लगाए जा रहे हैं, और राजनीतिक पार्टियां, वो राहुल गांधी और तमाम और पार्टियां हों जो इन तमाम कह सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जो करती हैं पॉलिटिकल डेस्टिनेशन के रूप में, आपको लगता है कि ये छात्रों की जो राजनीति थी उसको हाईजैक कर लिया गया है, उसका बड़ा नुकसान छात्रों को ही होने वाला है? बिल्कुल, आप देखिए पिछले कुछ सालों में जो स्थिति बनी है, देखिए छात्र आंदोलन भी पहले होते थे, छात्र राजनीति भी चलती थी, लेकिन उनके मसले अलग होते थे। वो उनके अपने विश्वविद्यालय के मसले होते थे, करिकुलम को लेकर मसले होते थे, कुछ दूसरे मसले भी होते थे। आज जो छात्र संघों की स्थिति है विश्वविद्यालयों की, खासतौर से बड़े विश्वविद्यालय या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को कह लें, वहाँ एक तरह से वो रेप्लिका बन गए हैं नेशनल पॉलिटिक्स का। जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज में डिवीजन है, जो इश्यूज पॉलिटिकल पार्टीज के हैं वो छात्र संघ में पहुंच गए हैं। उन पर विश्वविद्यालय के बारे में कोई बात नहीं होती है, वहाँ का स्तर सुधारने के बारे में कोई बात नहीं होती है। वहाँ आंदोलन होता है, बात होती है जो जिनके समर्थक हैं राजनीतिक दल, उनकी राजनीति की बात होती है, उनके मुद्दों की बात होती है, वो हावी हो जाते हैं। और जिस तरह के आरोप राहुल गांधी ने लगाए, कांग्रेस के दूसरे लोगों ने लगाए, एंटी दलित या एंटी ट्राइबल होने का, उनको कम से कम तथ्यों की ओर नजर डालनी चाहिए कि एक करके धीरे धीरे पूरा ट्राइबल बेस जो था कांग्रेस का वो खिसक गया, आज बीजेपी के साथ है। तो अगर एंटी ट्राइबल है बीजेपी, तो ट्राइबल क्यों बीजेपी के साथ जा रहे हैं? लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर दलितों ने बीजेपी को वोट दिया, तो क्यों दिया? कांग्रेस को क्यों नहीं दिया? अगर बीजेपी एंटी दलित है और कांग्रेस प्रो दलित है, तो कांग्रेस को क्यों नहीं दिया? तो उन तथ्यों के बारे में भी सोचने की जरूरत है। शेष नारायण जी, राहुल गांधी का ये बयान कि जो यूनिवर्सिटीज के वीसीज हैं वो आरएसएस के हो गए हैं, इस तरह का जो स्वीपिंग जो रिमार्क है, तो देखिए, और वो जो तथ्य जो आज स्मृति ईरानी ने रखे सदन में, और उन्होंने कहा
कि वो कमेटी भी कांग्रेस के जमाने की है, बाकायदा कांग्रेस के नेता जो थे उन्होंने वीसी के खिलाफ लिख के दिया था। तो अब ये जो तथ्य हो गए, कल राज्यसभा में क्या देखने को मिलेगा? इन तथ्यों के बाद क्या बहस का कोई कारण अब बचेगा? राज्यसभा में विपक्ष के पास कुछ बहुत ही ब्रिलियंट लोग हैं, और यहाँ पर तो राहुल गांधी हैं, वो बेचारे अब सबको आरएसएस वाला कह रहे हैं, तो आपकी पार्टी ने तो भर्ती किया, सारे वीसी उसी टाइम के तो हैं। स्मृति ईरानी ने जिस तरह से, जिस डेक्सटरिटी के साथ इन लोगों का मजाक उड़ाया है, तो वो तो आपने देख लिया कि सब कुछ उन्होंने बता दिया। भाई तुम गिना दिया, इतने चांसलर तुम्हारे, इतने वाइस चांसलर तुम्हारे, इतने कमेटी एग्जीक्यूटिव सब तो तुम्हारा ही है। तो वो उनको ये कहना स्वीपिंग स्टेटमेंट देने कोई मतलब नहीं। दूसरा, जैसे प्रदीप सिंह ने कहा कि भाई आप दलितों को अपने साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो टामक टोइयां मार रहे हैं। दलित तो सारे इनके साथ थे, लेकिन आप पिछले 40 साल में जब से वंशवाद की राजनीति आपने शुरू की, तो आपने उसको तबाह किया। और आज कांग्रेस जो है राहुल गांधी के इर्द गिर्द क्यों मंडरा रही है? कांग्रेस का हर बड़ा नेता राहुल गांधी से ज्यादा काबिल है, उनके एज ग्रुप के जो लोग हैं उनसे ज्यादा काबिल हैं। तो भाई राहुल गांधी अगर नेता बने रहेंगे तो देश आपके साथ क्यों आइडेंटिफाई करेगा? तो एक बात जो है वो कांग्रेसियों को ज्यादा समझनी चाहिए। एक मजबूत विपक्ष का रहना बहुत जरूरी है, जवाहरलाल नेहरू कहा करते। तो आप अगर एक मजबूत विपक्ष के रूप में ही रहना है, लेकिन इस तरह से अगर आप कहीं भी चले जा रहे हैं साहब। प्रदीप सिंह जी, आज ये भी देखा गया, चर्चा जब शुरू हुई तो तमाम पार्टियों के नेताओं ने अपने अपने सवाल रखे इस चर्चा को लेकर, लेकिन जवाब देने के समय कई सीटें खाली थी विपक्ष की। तो ऐसा क्यों हुआ? और क्योंकि आम जनता के पास वो सारे सबूत पहुंचते नहीं हैं। ये जो हो हल्ला करके आप किसी भी राजनीतिक एक मुद्दे को राजनीतिकरण कर देते हैं और उस पर इतना विवाद पैदा कर देते हैं, उसको एक एक परत दर परत करके जिस तरह से स्मृति ईरानी ने खोला, ये हर मुद्दे पे तो आसान नहीं है। लेकिन ये जो राजनीति हो रही है, ये किस दिशा में फिर अब जा रही है? नहीं, उससे बड़ा साफ है कि मतलब जो आपने मुद्दे उठाए उन पर आप उतनी संवेदनशीलता से सोचते नहीं, महसूस नहीं करते। अगर होता तो उत्तर देने तक आप वहां रहते, वहां सुनते कि मंत्री ने क्या जवाब दिया। आप सदन में नहीं तो बाहर जवाब दे सकते थे। राज्यसभा में पूरा सप्लीमेंट्री पूछने का चलन है, यहाँ लोकसभा में नहीं है। लेकिन आज जिस तरह से सिलसिलेवार और तथ्यों के साथ स्मृति ईरानी ने जवाब दिया है। मंत्री ने भी आज एक बार फिर से कहा कि वो जो बोलते हैं वो बहुत सोच समझकर बोलते हैं और गोपनीयता की शपथ ली है, इसलिए कुछ चीजें उन्होंने एक संकेत दिया कि उन्होंने जो बोला था वो ऐसा नहीं कि ऑफ द कफ रिमार्क है या कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए उन्होंने कुछ कह दिया। इसका मतलब उनके पास कोई इंटेलिजेंस इनपुट है जिसके आधार पर उन्होंने वो कमेंट किया था। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और आज की चर्चा से सरकार ने अपना पक्ष भी और तमाम उन तथ्यों को न सिर्फ संसद के सामने रखा बल्कि देश की जनता के सामने भी रखा, जिसके सामने तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इन दोनों मसलों का सिर्फ राजनीतिकीकरण करा और तमाम तथ्यों को पीछे रखा और छुपा के रखा। उनका आज खुलासा किया गया है कि जिससे कि देश की जनता अपनी एक राय कायम कर सके इन मसलों को लेकर। चर्चा में आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, एक बड़ी चर्चा के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।